अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। आज हम इस थ्योरी को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बहुत ही स्लो मूवमेंट हमारी अर्थ सरफेस पर जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होती है, एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, उसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर ने रिप्रेजेंट किया था। ये जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और जियोफिजिक्स था। चूँकि ये वेदर को स्टडी करता था तो अपना ज़्यादातर वक्त मैप्स को स्टडी करने में गुजारता था। इसने स्ट्रेंज शेप फिनोमेना एक्सपीरियंस किया। इसने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशन 1915 में लिखी। ये किताब इसके बेसिक हाइपोथेसिस को बताती है। ये किताब इसके हाइपोथेसिस का बुनियादी खाका यानी कि आउटलाइन पेश करती है, जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन को भरते हुए कहा गया है। इस हाइपोथेसिस ने बहुत वक्त तक सबको चैलेंज किया, जो कहते थे कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन पे हमेशा से हैं। अल्फ्रेड वेगनर के हाइपोथेसिस कौन से थे, आए देखते हैं। इसका कहना था कि तमाम कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल मास की तरह थे, जिसे इसने पेंजिया का नाम दिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट यानी पेंजिया जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ऑल लैंड। तमाम ओशन एक सिंगल ओशन की तरह था और पेंजिया इसके दरमियान में था। 200 ईयर्स अगो ये अलग होना मीन्स स्टार्ट हो गए। सबसे पहले ये दो बड़े कॉन्टिनेंटल मासेस में टूटे, जिसका नाम लॉरेशिया और गोंडवाला दिया। फिर मजीद ये अलग होते गए और स्मॉल पीसेस में चेंज हो गए, जो आज नजर आते हैं। ये सारा प्रोसेस अलग होने का मेसोजोइक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में हुआ। अल्फ्रेड ने अपनी बात साबित करने के लिए एविडेंस भी दिए कि तमाम कॉन्टिनेंट आपस में ज्वाइंट थे। तो इसने कौन सी एविडेंस पेश किए, आए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एविडेंस 1, कॉन्टिनेंटल जिग्सा पजल। अल्फ्रेड का कहना था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन में सिमिलैरिटी है। इसने इसको जोड़कर दिखाया, मगर इस वक्त के अर्थ साइंटिस्ट ने कहा कि कोस्ट लाइन हमेशा इरोजन और डेपोजिशन की वजह से बदलती रहती है। मगर हम आज भी इस कॉन्टिनेंटल को फिट करके देखें तो ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फिट होते नजर आते हैं। 1960 में एडवर्ड बुलेट और इसके दो एसोसिएट ने एक मैप बनाया जिसमें अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को आपस में जोड़ा, वो भी 900 मीटर की गहराई पर। तो बहुत ही रिमार्केबली ये आपस में फिट हो गए, जैसा कि रिसर्चर्स ने एक्सपेक्ट किया था। सेकेंड एविडेंस, फोर्सेस मैच अक्रॉस द सी। तो इसमें फोर्सेस जो थे अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ उनको मिले थे। एग्जाम्पल इन्होंने ली थी रेप्टाइल मोसोसोरस की, जो कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, जो कि साउथ अमेरिका और साउथर्न अफ्रीकन सेडिमेंट्स में पाया जाता था। उसके बाद एक प्लांट जिसे ग्लोस्ट्रस कहा जाता है, ये इसके जो फोसिल्स फ्यूल्स हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अमेरिका में। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये मींस के हवा के डिस्पर्स की वजह से उसके सीड जो है वो डिफरेंट एरिया में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोस्ट्रस को अगर गौर से देखें तो इसके जो बीज है वो इतने बड़े थे कि ये हवा के जरिए वन प्लेस से दूसरी प्लेस में नहीं जा सकते। तो इसके फोसिल फ्यूल जो थे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और साउथ अमेरिका में देखे गए तो क्लियरली, और इसके कुछ पीसेस जो है अंटार्कटिका में भी देखे गए, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि ये आपस में जो कॉन्टिनेंट थे वो पेंजिया की फॉर्म में थे। उसके बाद थर्ड एविडेंस है रॉक्स टाइप्स एंड जियोलॉजिक फीचर्स। तो आए इसको देखते हैं। इस एविडेंस में ये कहा गया था कि रॉक्स जो हैं मींस के सेम एज की और सेम टाइप्स की जो रॉक्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं। मींस इसकी फॉर्मेशन जो है साउथ ईस्ट ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की तरफ हमें मिलती हैं। और ये माउंटेन का जो ट्रेंड है ये ईस्टर्न यूएसए और नॉर्थ वेस्ट यूरोप और इस तरह सिमिलर जिन जगहों पे ये आजकल हमें नज़र आ रहे हैं, अगर इनको ओल्ड पोजीशन में रखा जाए तो ये एक ही कैटेगरी में ही हमें नज़र आती हैं तमाम माउंटेन वगैरह। इसी तरह सिमिलर ग्लेशियर डेपोजिशन जो है ये भी हमें अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, इंडिया और दूसरे 1000 किलोमीटर जो एक दूसरे से दूर हैं वहाँ पे हमें नज़र आते हैं। क्लियरली आप इस इमेज पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम एविडेंस देखते हैं एंशिएंट क्लाइमेट्स को। अगर हम पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका और यूके मीन्स के इन एरियाज़ को देखें तो सब कोल डिपॉजिट मीन के कोल की यहाँ पे डेपोजिशन है और इस तरह सिमिलर एज में है। मीन ट्रॉपिकल कंडीशन भी है इन एरियाज़ में कोल की डेपोजिशन की, और ये एरिया जो है इनके अंदर मींस ट्रॉपिकल अब क्लाइमेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये कार्बोनिफेरियस पीरियड्स की में ये एक दूसरे से अलग हो गए। आगे ग्लेशियर क्रिएशन को देखें तो ये भी ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका में आपस में इनको जोड़ा जाए तो ये एक ही तरह की कैटेगरी में आते हैं। ग्लेशियर डेपोजिशन जो है बहुत ही सिमिलर है इंडिया, साउथ अमेरिका और वॉल वैली इन साउथ अफ्रीका।
ये लैंडमार्क्स जो हैं हमें सजेस्ट करते हैं कि ये एरिया जो है एक दूसरे से बहुत दूर है लेकिन सिमिलर क्लाइमेट रखता है। तो ये सारी ओवरऑल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो कि मैंने फुल कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको जियोलॉजिकल टर्म्स के बारे में नहीं पता तो आपको जियोलॉजिकल टर्म की वीडियो जो मैंने पहले अपलोड कर दी गई है तो उसको मज़ीद आपको देखना होगा। तो जियोग्राफी की जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको ईज़िली वहाँ पे समझ आ जाएंगी।